मेरे साथ इस वक्त मंच पर देश के लॉ एंड आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद हैं। केंद्र सरकार के एक ऐसे नेता जो अपनी हाजिर जवाबी और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि देश के जाने माने वकीलों में भी वो शुमार हैं। और उनका ये परिचय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश की सुप्रीम अदालत में इस वक्त ट्रिपल तलाक को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है, और देश की लाखों करोड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि जो वादा उन्होंने किया उस वादे को वो पूरा करेंगे, और जो ट्रिपल तलाक का दंश वो सालों से झेल रही हैं उससे उनको निवारण मिलेगा। जब महिला अधिकारों की बात होती है तो अक्सर ये पंक्तियां याद आती हैं, तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी जमाना बदलेगा। मुस्लिम महिलाएं आज खुलकर अपने हक हुकूक की बातें कर रही हैं, खुलकर ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोल रही हैं। देश के कानून मंत्री को कितनी उम्मीद है कि सरकार के इस कार्यकाल में ट्रिपल तलाक का दी एंड होगा? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए और आपके दर्शक देश भर में जान लें कि 3 तलाक की हमारी पीड़ित बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि यह संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की हमें नोटिस आई, कहा कि सरकार अपना पक्ष बताए, और मुझे अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है कि उन्होंने हिम्मत के साथ मुझे निर्देश दिया कि सरकार का पक्ष जाना चाहिए। और हमारा पक्ष 3 है। यह सवाल न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है। यह सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिग्निटी। यह पहली बात जान लीजिए। भारत के संविधान को बने 70 साल हो गए। भारत के संविधान में धारा 14 है राइट टू इक्वालिटी, धारा 15 है महिलाओं के खिलाफ सेक्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आज एक सवाल है, 70 साल के बाद क्या एक बड़े समाज की महिलाएं जो 7-8% है भारत की आबादी की, वो इस हालत में रहें कि कहा गया तलाक 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 और शादी खत्म? ये असंवैधानिक है। हमने पहली बात कही जी। दूसरी बात हमने कही कि हम इबादत का सम्मान करते हैं, पूजा का सम्मान करते हैं, लेकिन हर कुप्रथा पूजा का अंग नहीं बन सकती। रॉन्ग प्रैक्टिस कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ फेथ। क्या कोई हिंदू आज ये कहेगा कि मैं छुआछूत करूंगा क्योंकि मेरी पूजा के लिए जरूरी है? नहीं, क्योंकि छुआछूत करना असंवैधानिक है। यह दूसरा विषय हमने बहुत कस करके कहा है। और तीसरा विषय हमने कहा है कि दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों में 3 तलाक को बदला गया है, नियंत्रित किया गया है, समाप्त किया गया है। ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। तो अगर मुस्लिम बहुल देश में 3 तलाक को नियंत्रित या बदला जा सकता है और कई में समाप्त करके अपराध बनाया जा सकता है जिसको शरिया का विरोध नहीं माना गया, तो इंडिया तो सेक्युलर मुल्क है। तो यहाँ ऐसी बातें क्यों होती हैं? रवि जी, आपने तमाम तर्क गिनाए हैं ट्रिपल तलाक के खिलाफ, लेकिन क्यों फिर ऐसा है कि आप लोग अभी तक तमाम राजनीतिक दलों के साथ इसको लेकर एक कंसेंसस नहीं बना पाए, काम राय नहीं बना पाए? कंसेंसस नहीं बनेगा क्योंकि वोट आड़े आ जाता है। और यूपी के चुनाव में और देश में मैंने बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ। ये मैं कहना चाहता हूं। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करते हैं? यूपी के चुनाव में मैंने एक बात कही थी, मायावती जी महिला नेत्री है, सोनिया जी महिला नेत्री है, प्रियंका गांधी है, कई और पार्टियों की है। एक भी महिला नेत्री ने जो छोटी बात पर इतनी बात कहती हैं, हजारों लाखों की संख्या में हमारी पीड़ित महिलाएं और बहनें जो मुस्लिम समाज से आती हैं, तो वो खामोश क्यों है? ये चिंता की बात होती है। और देखिए, थोड़ा अतीत में जाइए आप। जब शाहबानों का विषय आया था, अलग विषय था, लेकिन राजीव गांधी एक 400 वोट सीट से आए थे, वो भी झुक गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो चीज बदलनी चाहिए वो बदलेगी और सरकार उसका समर्थन करेगी। आपको लग रहा है शाहबानों से सायरा बानो तक बहुत कुछ नहीं बदला है? विपक्षी दलों के रवैये की बात करें। देखिए, आज के दिन मैं इस पर कोई सियासत नहीं करना चाहता। ये एक सोशल एविल है। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, समय के अनुसार हर समाज को बदलना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में पहले बाल विवाह था, शारदा एक्ट आया, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, 37 के कानून में लिमिटेड अधिकार दिया गया, फिर हिंदू कोड बिल आया, उनको पूरा अधिकार दिया गया।
आज की तारीख में डाउरी के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें कई सास ये कहती हैं कि बहुएं तंग करती हैं हमें, लेकिन कानून को लाया गया, अच्छा होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात थी। अभी आपने देखा निर्भया हुआ तो रेप के कानून को बदला गया, मजबूत किया गया। तो समय के अनुसार बदलना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि अगर दुनिया के 20-22 मुस्लिम बहुल देशों ने बदला तो भारत में यह बदलाव की लहर क्यों नहीं आनी चाहिए, यह सवाल है। रवि जी, उत्तर प्रदेश में आप लोगों को प्रचंड बहुमत मिला। आपको लगता है उस बहुमत में एक रोल, एक हिस्सा उन मुस्लिम महिलाओं का था जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आपके साथ जुड़ी? देखिए, हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे को वोट की सियासत पर नहीं तोलेंगे। अगर लोग कहते हैं वोट मिला, हम सम्मान करते हैं। और ये मैंने यूपी में भी कहा था कि हम ये विषय एक बदलाव के लिए उठा रहे हैं। अगर हमारी बहनों ने हमें वोट दिया, हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं कि 2.5 साल तक सरकार बनने के बाद आपने ट्रिपल तलाक की चर्चा नहीं की, लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले आपने एक रणनीति के तहत इस मुद्दे को उठाया क्योंकि आपको लगा कि इस पर आपको वोट मिलेंगे, सियासी फायदा होगा। देखिए, ऐसे लोगों को मैं एक ही जवाब कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस हमने फाइल करवाया, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हमने करवाया, ये कौन सी बात कही जा रही है? जब मैंने आरंभ में ही कहा कि ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया कि सरकार अपना जवाब दे, सरकार का स्टैंड क्या है, ये हमने किया। लेकिन हां, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद हमारी मुस्लिम बहनों को ये लगा कि उनको आज ये अवसर है कि अपनी पीड़ा का प्रकटीकरण करें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने क्योंकि खुद कुछ दिनों पहले एक समारोह में कहा था कि मैं मानता हूं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस ट्रिपल तलाक के मुद्दा को उठाने के बाद आपको मुसलमान वोट मिला यूपी में। देखिए, पहली बात बता दें, उस इंटरव्यू में कई गलत बातें कही गई थी, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। हमारी सरकार, सही बात अभी बता दें, हमारी सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। और आज मैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो आप सवाल करेंगे जवाब दूंगा। हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ी हुई हैं, देश को बदल रही हैं, बड़ी बात है। लेकिन फिर कहूंगा, विकास के मामले को हम वोट के आइन पर नहीं देखते। अगर हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो ईमानदारी से वो काम करते हैं। और हां, मैं ये जरूर देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में इस मुल्क के जो हमारे अक़लियत के लोग हैं, जो खवातीन हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी सोच में बदलाव हो रहा है और ये देश के लिए अच्छी बात है। अब जो विरोधी हैं आपके और या फिर ट्रिपल तलाक के हक में हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो खुद कहते हैं कि ट्रिपल तलाक खराब है, तलाक बिद्दत खराब है, तलाक कहकर किसी महिला की जिंदगी इस तरह से खत्म नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देना चाह रही है। सामाजिक बहिष्कार की बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही, लेकिन आप सामाजिक सुधार की बात नहीं कर रहे, आप कानूनी दायरे से उसे देखना चाहते हैं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें गई हैं वहां पर, ठीक है, और उनका बीजेपी से जुड़ाव नहीं है, और जो वहां गई हैं वो इस पर बहुत दिन से संघर्ष कर रही हैं। हाँ, ये एक बात मैं अवश्य कह सकता हूं कि हमारी सरकार जब इस मामले में मोदी जी खड़े हुए, उनकी सरकार खड़े हुई, और हमें गर्व है कि राजीव गांधी की तरह हम झुकते नहीं हैं। अगर उनके साथ परेशानी हुई है तो कोर्ट में भारत सरकार मजबूती से उनके पक्ष में बात रखेगी, क्योंकि यह असंवैधानिक है। इस बात को समझिए आप, क्योंकि यह असंवैधानिक है। अब जहां तक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं, मैं फिर कहूंगा, आपके सारे सवाल इसको राजनीतिक की तरफ ले जा रहे हैं। मैं उस समाज के बुजुर्गों से एक अपील करूंगा कि 3 तलाक का विषय तो नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, उनको स्वयं लीड लेना चाहिए था। मैंने आप ही के चैनल पर कई 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का इंटरव्यू देखा है, वो कहते हैं कि आप लोगों ने इसे अब उठाया ना, आप लोगों ने अब इसे उठाना शुरू किया, ये बात कहते हैं। ठीक है, अब उनको उनकी सोच मुबारक, हमें हमारी सोच मुबारक। हमको लगता है गलत है तो गलत है, और अगर आज सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता को चैलेंज करके देख रहा है तो हमने सरकार का स्टैंड बहुत ही स्पष्ट कहा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं देश का कानून बनता हूं। हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि आप उस पर बोलेंगे, लेकिन एक बड़ा डर है मुसलमानों के बीच। उन्हें लगता है कि ट्रिपल तलाक के जरिए आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रिपल तलाक के जरिए, इसमें सुधार के जरिए आप सबको एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डर है। देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है, हिंदुस्तान उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही क्रिश्चियंस का है। यह पहली बात हमारी सोच स्पष्ट करना चाहता हूं, और बहुत मैं सख्ती से बोल रहा हूं आपके चैनल पर। सबकी इबादत, सबकी पूजा, सबकी पद्धति का सम्मान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हमने नहीं की। 1950 में संविधान बना
तो मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इन सबों ने उसकी चर्चा की कि यह बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं। अभी भारत सरकार ने इस पर कोई मन नहीं बनाया है। हमने स्वयं कहा लॉ कमीशन इस पर व्यापक चर्चा करे। लॉ कमीशन के सामने इसके विरोधियों का अधिकार है अपनी बात कहें, समर्थन करने वालों को पूरा अधिकार अपनी बात कहें। अब चर्चा हो रही है, वहां चर्चा के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम और व्यापक चर्चा करेंगे ऑल पॉलिटिकल पार्टी से, समाज के लोगों से। लेकिन एक बात मैं कानून के छात्र के रूप में कहना चाहता हूं, इस देश में क्राइम का एक कानून है कि नहीं? किसी ने चोरी की, किसी ने मर्डर किया, वो हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या सिख है, एक ही कानून 302। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका वायलेशन हुआ तो एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, रजिस्ट्रेशन का एक तरीका है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपको केस किया, भाइयों में बंटवारे का केस है कोर्ट में, तो सिविल प्रोसीजर कोड है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, वकालत कर रहे मेरी हैं। बात नहीं कर रहे। जो हिंदुस्तान बदला है हमने नहीं बदला है। तो ये हिंदुस्तान बदला हुआ है पिछले 50, 60, 70, 80, 90 साल से। लेकिन हां, आपकी शादी कैसे होगी, आपका अंतिम संस्कार कैसे होगा, आपके बच्चों का एडॉप्शन क्या होगा, ये सब निजी मामले हैं। आपका सक्सेशन कैसे होगा, अब इस पर चर्चा चल रही, होने दीजिए। मुझे एक चीज बताइए, आपकी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रतिबद्ध है? देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा है कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। हम कोई जबरन थोपने के मूड में नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि इस देश में बहुत बदलाव हो रहा है। अभी आपके पहले राम जन्मभूमि पर चर्चा हो रही थी, बिल्कुल। तो आपकी इजाजत हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं उस मामले में रामलला का वकील था, हेमंत जी बैठे हैं, जानते हैं। जब हम जीत के निकले थे लखनऊ बेंच के इलाहाबाद से, तो मैंने इस देश के मुसलमानों से एक अपील की थी कि आपने अयोध्या को कभी नहीं कहा कि यह पवित्र नहीं है। राम हिंदुओं के ईश्वर हैं, हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। हमने कहा आज जब फैसला हो गया है कि मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद को साबित करने में असफल हुए हैं और ये रामलला विराजमान है, वो हिंदुओं में जाएगा, तो हमने उनसे अपील की कि आपको अपील में जाने का अधिकार है। लेकिन आज के दिन अगर इस फैसले को आप मानेंगे तो हिंदुस्तान में एक नया भाईचारा, एक नया प्रेम आएगा। ये टीवी पर गया था। आपको बताता हूं, मुझे देश के नौजवान मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, बाकी का इतना फोन आया कि रवि जी आज आपकी बातें ने आंखों में आंसू भर दिया। तो मुसलमानों में एक ही पक्ष है, लेकिन बाकी ने कहा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान की अक़लियत में, हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के सोच में बहुत बदलाव हो रहा है और हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सवाल मैं ऑडियंस से लेना चाहूंगी। माइक दे दें यहाँ पर। यहाँ दे दीजिए। आज 3 तलाक पर ही रहिए कि आगे भी बढ़िएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल, आपका जो दूसरा अवतार है उस पर भी बात होगी, जो डिजिटल अवतार है। सर पूछिए। सर, मुझे एक सवाल आपसे ये जानना था। यकीनन 3 तलाक से जो भी महिलाएं विक्टिम हैं, उसका हमें अफसोस है, नहीं होना चाहिए एक भी महिला अगर कहीं विक्टिम होती है तो। लेकिन कुछ फैक्ट और फिगर भी हमारे सामने होने चाहिए और फिर बहस करें तो बहुत अच्छा होता है। अफसोस यह है कि मीडिया में जहाँ भी जो भी बहसें हो रही है, एक तो इंटरनेशनल सतह पर अगर फैक्ट फिगर देखें तो हिंदुस्तान का रेशियो सेपरेशन में बहुत कम है, बहुत नीचे है। और हिंदुस्तान में भी मुस्लिम कम्युनिटी का रेशियो जो है वो उससे भी नीचे। आपका सवाल क्या है जनाब? हमारा सवाल सिर्फ हम इतना जानना चाहते हैं कि वो लोग आज मुस्लिम महिलाओं की फिक्र कर रहे हैं, जो कभी हिंदू कोड बिल आया था तो उसकी मुखालफत किया था, वो लोग आज मुस्लिम महिलाओं के आंसू पोंछ रहे हैं, जो इसी मुल्क में जो है वाटर फिल्म नहीं बनने दिया था इसलिए कि उसके अपने समाज को आईना दिखाने की कोशिश की गई थी, वो लोग भी मुस्लिम महिलाओं का आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें वृंदावन की महिलाएं नजर नहीं आ रही है, जहां लाखों बेवाएं किस कस्मोकशी और किस पूरा परेशानी की हालत में है, वो लोग वो महिलाएं नजर नहीं आ रही है, जो देवदासी के नाम पर क्या क्या कर रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर महिलाएं विक्टिम है तो उसको जनरल महिलाओं के साथ आप क्यों नहीं देख रहे कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जोड़ करके और इस तरह की बातें उठा रहे हैं। जनरल महिलाएं विक्टिम है, उनके साथ उनको इंसाफ दिलाइए। देखिए, आपने बहुत सही कहा और मैं चाहूंगा यहाँ जो सवाल उठा है और देश भी देखे। मोदी जी की सरकार ने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी ने क्या काम किया? सुकन्या समृद्धि योजना। मोदी जी करनाल में गए थे तो उन्हें एक बात कही थी, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। तो जिस दिन से हम सत्ता में आए हैं, इस देश की महिला नारी शक्ति का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये आपकी सोच है। मैं वृंदावन की विधवाओं के लिए काम होना चाहिए, हम लोग कर भी रहे हैं और आगे करने की जरूरत है।
हमारी राज्य सरकारों ने, शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली लक्ष्मी योजना लाई है, कितनी लोकप्रिय आपको मालूम है, सब उनको मामा कहते हैं। लेकिन आज से 50 साल बाद पहले क्या हुआ, किसी ने बोला तो 2017 में भी वही बोला जाए, यह हम मुनासिब नहीं समझते। जहां तक आपकी समझदारी, आपको मुबारक। मैं बिल्कुल समझता हूं कि बहुत सारी पीड़ित महिलाएं हम लोगों से मिली हैं, टीवी पर आई हैं, इंडिया टीवी पर आई हैं, उन्होंने बड़ी पीड़ा से अपने दर्द का बयान किया है। मुझे लगता है उनकी चर्चा होनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन सर। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी बताया कि इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज में इसको नहीं मानते हैं। फतवा देने का जो राइट है वो हक भी सिर्फ मर्दों को है। हम आज इस ज़माने में जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। अब बाहर के देशों में देखिए, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के लिए अलग रूल नहीं है। हमारा संविधान एक है, सिटीजनशिप एक है, तो वहाँ पे हमारा एक ही कानून लागू क्यों नहीं होता? हम क्यों देखते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है? भारत एक है, सिटीजनशिप एक है, तो लागू करने के लिए भी हमारा पार्लियामेंट में, संविधान में लॉ भी एक होना चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। भारत में एक सोच है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत की विशेषता। तो ये भारत जो बगिया है ना, इसमें एक फूल हिंदू है, एक फूल मुसलमान है, एक फूल सिख है, एक ईसाई है, बाकी आदिवासी हैं, दलित हैं, तमाम फैले हुए हैं, और हमें उन सबों का सम्मान करना पड़ेगा। एक बात, जहां तक आपने एक कानून की बात कही, अच्छी बात है। एक भारत का संविधान एक मूल कानून है जो सबके ऊपर लागू है। हम फिर कहते हैं, हम पूजा का सम्मान करते हैं, हम निजी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में एक सोच बननी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। यह देश उस ओर अपेक्षा कर रहा है। ठीक है रविशंकर जी, एक बात मैं आपसे, एक सवाल छोटा सा है, मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने महोबा में चुनाव से पहले कहा था कि हम मुस्लिम औरतों को परेशान नहीं होने देंगे। ये उनके जुमले थे। यूपी चुनाव के बाद जब वो कर्नाटक गए तो उन्होंने कहा कि मुसलमान 3 तलाक का फैसला खुद कर ले। भारत के प्रधानमंत्री के 2 सवाल, एक चुनाव से पहले, दूसरा चुनाव के बाद। आखिर किस प्रधानमंत्री की हम बात माने? महोबा वाले प्रधानमंत्री के बयान को देखें हम, या कर्नाटक वाले की? दूसरी बात, जब 3 तलाक पर डिबेट हो रही है तो चूंकि आप कानून मंत्री हैं, एक छोटा सा मोहब्बत से एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि वकीलों की जो फीस है कोर्टों में, वो डिफरेंट क्यों? उस पर बहस कानून क्यों नहीं संसद में बना रहे हैं आप? कोई 25 लाख ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, ऐसा क्यों? और कोई सवाल है आपके? बस 2 ही ठीक है, इतना ही काफी है। आपने दोनों सवाल बड़े मोहब्बत से पूछा है। देखिए, आपको एक बात मैं कहना, आप माइक, आप शांति से, आपने पूछा, मुझे शांति से जवाब देने दीजिए। मोदी जी ने कभी 2 बात नहीं कही। हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, और ये हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि 3 तलाक पर हमारी सोच बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन हां, आज के दिन मैं देश के कानून मंत्री के रूप में इंडिया टीवी के इस बड़े चैनल के माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, उनकी हिम्मत का अभिनंदन होना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। लेकिन हां, आपने जब बात कही तो आपने मोदी जी की बात तो कही, लेकिन मुझे आपके सवाल से इस बात का इल्म हुआ कि 3 तलाक से आप भी थोड़े दुखी हैं। तो ये जो पूरी महिलाएं हैं, नेत्री सोनिया गांधी, मायावती, ये लोग क्यों खामोश हैं? एक बात। तीसरी बात, वकीलों की फीस पर आपको आपत्ति है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वकालत में आपको वकील को लेने की कोई बंदिश नहीं है। अगर बड़े वकील साहब बड़ा फीस लेते हैं तो आप बड़े वकील साहब को नमस्ते कर दीजिए, आप छोटे वकील के पास चले जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, अब मुझसे बहस न करिए, अपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनिए। हमने क्या काम किया है कानून मंत्री के रूप में कि एक प्रो बोनो का वेबसाइट बनाया है कि जो वकील गरीबों को मुफ्त सेवा देना चाहते हैं, चाहे गोरखपुर में या पटना में या दिल्ली में या लखीमपुर खीरी में या मुरादाबाद में, अपने को रजिस्टर कराएं, और हम गरीबों के साथ उनको जोड़ रहे हैं और यूएन के तरह इंटरफेस करेंगे। बड़ी संख्या में वकील आ रहे हैं, तो हम अच्छे वकीलों को भी, और हमने क्या कहा है भाषण में, और पीएम ने कहा है कि वकील मुफ्त कानूनी सलाह दिल से दें, कमिटमेंट से दें, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दें।
लिए भी काम कर रहे हैं और करेंगे। एक छोटा सा सवाल है। रवि जी, एक छोटा सा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4.5 करोड़ मुसलमान ट्रिपल तलाक के हक में हैं और 2.5 करोड़ महिलाएं हैं ऐसी जो उसके हक में हैं। आप इस जो ये राय है, महिलाओं की राय, इसको क्या मायने नहीं देंगे या फिर आप इन आंकड़ों पर ही संदेह देखिए जताएंगे? एक बात, अब आंकड़े उनके कितने सही हैं गलत हैं मैं तो इस बस में नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि लाखों 10 लाख 20 लाख महिलाओं ने सब्सक्राइब कराया है, वो भी आप ही के चैनल पर देखा है। मैं उस पर जाऊंगा नहीं। ये सवाल भारत के संविधान की भावनाओं का है और भारत का संविधान अगर महिलाओं को नारी न्याय, नारी समानता, नारी गरिमा की बात करता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, ऐसा मैं। आप ये मानेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिए, यहां मैं कोई जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूं। उनके अकलियत के बहुत से ही लोग उन पर सवाल उठाते हैं। मैं रोज 15-16 अखबार पढ़ता हूं और टीवी से ही प्रेम करता हूं, तो खबरें तो टीवी पर ही आती रहती हैं और बहुत बड़ी संख्या में बड़े सुलझे हुए बड़े अकलियत समाज के लोगों ने भी उनके ऊपर सवाल उठाया। आप उस राय से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, आई एम वेरी क्लियर। वो है या नहीं है ये उनका विषय है, उनके समाज का विषय है, लेकिन किसकी सूबेदारी कितनी है ये 3 तलाक की संवैधानिकता में नहीं चलेगा। 3 तलाक का विषय कोर्ट भारत के संविधान के दायरे में देख रहा है। एक सवाल टीना, अब तक अन्याय हुआ है 3 तलाक के नाम पर, ये कोई कानून नहीं था। कानून नॉर्मली रेट्रोस्पेक्टिव होता है, जो भी नया कानून आता है। तो क्या उन महिलाओं को भी न्याय मिलेगा जिनके साथ अन्याय हुआ है इतने सालों और 3 तलाक के नाम पे उन्हें तलाक दिया गया है? क्या सरकार कुछ इस बारे में सोच रही है? देखिए, ये गंभीर विषय है, आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है। मैं फिर कहूंगा, मैं देश का कानून मंत्री हूं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कोई मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सुनवाई चल रही है अभी, बहुत सारे वकील यहां बैठे, मैं देख रहा हूं, वो इस बात को समझेंगे। लेकिन निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा, उस निर्णय का क्या निष्कर्ष है उसके आलोक में सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ 3 तलाक की पीड़ित अपनी बहनों के साथ खड़ी है और हमने उनके पक्ष में सरकार का स्टैंड कोर्ट में रखा है। चलिए, रविशंकर प्रसाद की एक और पहचान भी है। रविशंकर प्रसाद की एक और पहचान भी है, एक और अवतार है बतौर आईटी मंत्री। और आप सबको बताना चाहूंगी कि इनका पुनः नामकरण भी हो गया है। इन्हें डिजिटल भैया कहा जाता है आजकल। आपको भी मालूम हो गया? रवि जी, ये डिजिटल भैया का नाम कहां से आया? देखिए, आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। मोदी जी की सरकार देश को कैसे बदल रही है। हमने गरीबों के 28 करोड़ अकाउंट खोले, हमने उनको आधार से जोड़ दिया और मोबाइल से जोड़ दिया और सीधा गरीबों की सब्सिडी, राशन की, किरासन की, मनरेगा की उनके अकाउंट में भेजना शुरू किया। पिछले 2.5 साल में आपको बताऊं, हमने 50,000 करोड़ रुपए बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे। कैसे? बेटी पैदा हुई नहीं, बड़ी हो गई, विधवा भी हो गई और विधवा पेंशन भी ले रही थी। ये देश में होता था। अब ये डिजिटल भैया नाम कैसे पड़ा? मैं देश के 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को हमने बनाया है, जिसमें लगभग 40,000 महिलाएं भी हैं जो पैन कार्ड बनाती हैं, आधार बनाती हैं, रेलवे का टिकट काटती हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस का काम करती हैं, छोटे गांव में, पंचायतों में। तो मैं यूपी में घूमता हूं, बिहार में घूमता हूं, एमपी में घूमता हूं और मैं उनको बहुत मजबूती से प्रमोट करता हूं। कैसे? कि दिल्ली के, हेमंत जी आपको याद होगा, डिजिटल एग्जीबिशन था, तो हमने कहा बैजंती देवी और बाकी महिलाओं की बड़ी फोटो लगाओ, ये देश को बदलने वाली है, मेरी फोटो छोटो लगाओ। ये मैं उनको इस तरह से इनकरेज करता हूं। तो उसमें से कहीं ने किसी कार्यक्रम में मुझे उन्होंने कहा, रवि भैया डिजिटल भैया। अब वो ऐसा फैल गया है कि मैं आपके पास ये पहुंच गया है, लेकिन मैं इससे बहुत दूर रहता हूं। मैं काम करने वाला मंत्री हूं, लेकिन हां, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो क्या चाहते हैं, आम आदमी मजबूत बने। आज 125 करोड़ के देश में 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 114 करोड़ आधार कार्ड है, 50 करोड़ इंटरनेट है। उनको शिक्षा, एजुकेशन, अभी मैं बता रहा था ना, ये मैं टेली लॉ शुरू कर रहा हूं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हमारे रहेंगे एंटरप्रेन्योर, वो गरीब महिलाओं को गांव में प्री लिटिगेशन एडवाइस देंगे। ये भी सभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो देश को बदलने में डिजिटल इंडिया एक बड़ा काम कर रही है। अब
ये एक डिजिटल इंडिया का सपना प्रधानमंत्री ने देश भर को दिखाया है और सब कुछ डिजिटलाइज करना, सब कुछ ऑनलाइन करना, इसमें प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये एक ब्लडलेस वॉर होगी, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी वॉर लड़ी जाएगी, युद्ध लड़ा जाएगा, वो साइबर स्पेस में होगा। तो इस साइबर स्पेस के इस युद्ध के लिए एक सेफ वॉल क्रिएट करना उस साइबर वर्ल्ड में, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वो कैसे होगा? आपने बहुत सही कहा। अभी देखिए हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, भीम ऐप जो है 2 करोड़ लोग उसका उपयोग करते हैं, लगभग 1500 करोड़ रुपया से ट्रांजैक्शन हुआ है, सिर्फ उसी से बाकी बढ़ रहा है। ये देश बदल रहा है। और आज शिक्षा, अब बताओ, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के लोग एम्स के लिए आते थे, रजिस्ट्रेशन के लिए फिर लौटते थे। हमने कहा रास्ता निकालो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए। आज 70 अस्पताल हैं जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आपको डेट मिलता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सही कहा कि हम ये काम करें, इसलिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हाल ही में जो साइबर अटैक हुआ है, उसके बाद एक तरह का डर लोगों के मन में बैठ गया है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन डिजिटलाइज होना। अब देखिए, आज आपको मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं देना चाहता, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमने एक पैच सिस्टम को मार्च में ही सबों को कहा था इंस्टॉल कर ले, माइक्रोसॉफ्ट से बात करके, और आज भारत के ऊपर इस अटैक का मिनिमम नहीं, नियरली 0% इंपैक्ट हुआ है। तो हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं और करने की जरूरत है, और इसलिए पूरी दुनिया मिलकर काम करे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं, आपने बहस 3 तलाक से शुरू की थी जी। आज मैं यहां अक़लियत समाज के बैठे लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारी मुस्लिम समाज की बहनें और नौजवान जो काम कर रहे हैं, अपनी दुनिया बदल रहे हैं, कभी उसको भी देखने की जरूरत है। अच्छा लगता है कैसे देश बदल रहा है। बिल्कुल रवि जी, क्योंकि उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी सरकार से बहुत ज़्यादा हैं, और वो उम्मीदें डिजिटल वर्ल्ड में भी हैं और सामाजिक न्याय के दायरे में भी हैं, और लोग उम्मीद करते हैं कि जो वादे आप लोगों ने किए हैं लोगों से, वो पूरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चले ठीक।